नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। यहां आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करने पहुंचे हैं। यहां पर उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है, साथ ही साथ स्थिति का आकलन भी किया। और आपको बता दें कि इसी क्रम में और भी कई जिले हैं जहां पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ दौरा करने के लिए पहुंचेंगे और स्थिति का आकलन किया जाएगा। मुख्यमंत्री फिलहाल गाजीपुर और चंदौली जिले के हवाई सर्वेक्षण करने के लिए पहुंचेंगे, जहां पर शाम को करीब 4:30 बजे वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी एनडीआरएफ के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेंगे। साथ ही साथ इसी क्रम में वो बाढ़ पीड़ितों के साथ बातचीत करेंगे और उन्हें राहत सामग्री वितरण करेंगे। दरअसल प्रदेश में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए 22 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया गया है और प्रदेश में गंगा और यमुना समेत बेतवा और चंबल नदियों का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से कई जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों की तरफ पलायन करना पड़ रहा है और अब तक हजारों बीघा फसल जलमग्न हो चुकी है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है और लोगों को राहत सामग्री का वितरण लगातार किया जा रहा है। और अब स्थिति का मौजूदा स्थिति है उसका आकलन करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद दौरा करने के लिए पहुंचेंगे। वक्त बाढ़ के हालात हैं, कई जगहों पर कई गांव ऐसे हैं जो जलमग्न हो चुके हैं पूरी तरह से। और स्थिति का क्या कुछ हालात है इस वक्त और किस तरह की प्रशासनिक मदद लोगों तक पहुंचाई जा रही है, इन तमाम चीजों का जायजा लेने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे पर आज निकले हैं, जहां चंदौली और गाजीपुर में जाकर वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और इसके बाद जो राहत शिविर प्रशासन की तरफ से लगाए गए हैं उनमें लोगों की क्या स्थिति है, क्या कुछ शिकायतें हैं, वो भी सुनेंगे और उनको राहत सामग्री वितरित की जाएगी। और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा झूठी पार्टी है। कैबिनेट की ब्रीफिंग में झूठ बोला जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर एक बार फिर से हल्ला बोल किया है और इसी क्रम में उन्होंने कहा कि एनसीआरबी के आंकड़ों से यूपी की स्थिति स्पष्ट हो रही है। यूपी में महिला अपराध सबसे ज्यादा हो रहा है और यही नहीं बल्कि हिरासत में सबसे ज्यादा मौतें यूपी में ही हुई। महिला अगर शिकायत लेकर थाने जाती है तो उसका सुरक्षित लौटना मुश्किल हो गया है। इसके बाद भी भाजपा सरकार सब दुरुस्त होने का दावा कर रही है। पार्टी मुख्यालय में उन्होंने कहा है कि अब लेन देन का भ्रष्टाचार थाने से तय हो रहा है, दुकानदारों और ठेले वालों से भी वसूली की जा रही है और भाजपा के लोग हर बुरे काम और अपराध में लिप्त हैं। आपको बताते चले कि नोएडा में एक भाजपा नेता ने पूरी पार्टी के नेताओं के चरित्र की पोल खोल दी है। अखिलेश ने यहां पर नोएडा पुलिस कमिश्नर पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री का खास अधिकारी नोएडा को लूट रहा है। और राजस्थान सरकार में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जयपुर में कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर चल रही चर्चाओं पर बड़ा बयान दिया है। पायलट ने कहा है कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि इस मामले पर कई तरह की अफवाहें और नाम चल रहे हैं जिन पर मैं ध्यान नहीं देता हूं। पूर्व डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि मैं खुद या फिर कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता हो, कांग्रेस आलाकमान जी की ओर से हमें जो भी आदेश दिया जाएगा हम उसी पर काम करेंगे। इसके अलावा पायलट ने केंद्र की मोदी सरकार को महंगाई के मुद्दे पर भी जमकर घेरा। और पंजाब के तरनतारन जिले में लोगों के एक अज्ञात शख्स ने कथित तौर पर मंगलवार की रात को एक स्थानीय चर्च में जबरन प्रवेश किया और यीशु तथा मरियम की मूर्ति को तोड़ दिया गया। हमलावर ने चर्च में खड़ी पादरी की कार में भी आग लगा दी है। आपको बता दें कि इस घटना स्थल से मिले दृश्यों में आग की लपटों में घिरी कार और चर्च के अंदर टूटी हुई मूर्ति साफ दिखाई दे रही है। घटना पर जिले के एसएसपी ने कहा है कि हम इस मामले की जांच कर रहे हैं और इस मामले में कुल 4 लोग शामिल बताए गए, जिन पर अब नाम अज्ञात हमलावरों के खिलाफ नाम दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
और उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग ने उन सरकारी अफसरों और ठेकेदारों के खिलाफ छापेमारी की बड़ी कार्रवाई को अंजाम देना शुरू कर दिया है, जिनके खिलाफ सरकारी योजनाओं में सेंध लगाकर भ्रष्टाचार करने का आरोप है। ये छापेमारी यूपी के बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि लखनऊ, कानपुर समेत दिल्ली में भी चल रही है। और आपको बता दें कि दिल्ली और यूपी के करीब 22 जगहों पर यह छापेमारी की जा रही है। इस रेड की चपेट में आने वाले यूपी के अधिकारियों में उद्योग विभाग, उद्यमिता विकास संस्थान, उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थान, यूपीआई कॉन से जुड़े ठेकेदार भी शामिल हैं। इनके ठिकानों पर रेड मारी जा रही है और बताया यह जा रहा है कि आईटी विभाग के रडार पर ऐसे 1 दर्जन से ज्यादा अफसर या फिर यूपी कॉन से जुड़े हुए कई ठेकेदार हैं, जो कि भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते छापेमारी का शिकार होने जा रहे हैं। आईटी विभाग उन अधिकारियों पर नकेल कस रहा है जो कि सरकारी योजनाओं में घोटाले कर रहे हैं। तो वहीं छापेमारी के बाद से ही यूपी के अफसरों में बेचैनी देखी जा रही है। आगे बढ़ते अगली खबर की ओर। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल आगरा में बीजेपी पार्षद शोभाराम राठौड़ ने ताजमहल का नाम बदलकर ताजो महल करने की मांग उठा दी है। बीजेपी पार्षद शोभाराम राठौड़ ने इसके लिए प्रस्ताव भी रखा है और प्रस्ताव पर आज आगरा नगर निगम में चर्चा की जाएगी। बीजेपी पार्षद शोभाराम राठौड़ ने ताजमहल का नाम बदलने को लेकर यह प्रस्ताव बनाकर नगर निगम के सदन की बैठक में पेश करने का फैसला किया। आगरा मेयर ने भी इस प्रस्ताव की पुष्टि की है। और अब खबर भोपाल से है, जो कि इस वक्त की बड़ी खबर मानी जा रही है। बता दें आपको कि भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सरकारी कर्मचारियों के आवास को लेकर यह बड़ी खबर है। जहां निजी आवास लीज पर लेगी सरकार और सरकार अब मकानों की कमी को दूर करने के लिए ये योजना तैयार कर रही है। बता दें आपको कि भोपाल से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां पर सरकारी मकानों की कमी दूर करने के लिए योजना बनाई गई है, जिसके आधार पर सरकारी कर्मचारियों के आवास को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है भोपाल से। आपको बताते चले कि यहाँ निजी आवास लीज पर सरकार लेगी और सरकारी मकानों की कमी दूर करने के लिए ये योजना बनाई गई है। हायर परचेज या फिर लीज पर लेने की नीति का रोड मैप बनाने के लिए कमेटी बनाई गई और एसीएस मोहम्मद सुलेमान की अध्यक्षता में 6 अफसरों की ये कमेटी का गठन कर दिया गया है। निजी आवास लीज पर लिए जाएंगे और आपको बता दें कि सरकारी आवास में कमी को लेकर सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है, जहां पर निजी आवासों को लीज पर लेगी सरकार और ये सरकारी आवासों में कमी को लेकर निर्णय लिया गया है। भोपाल से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अब इन आवासों को, जो कि निजी आवास होंगे, इनको सरकारी कर्मचारियों के आवास को लेकर ये बड़ी खबर है। यहाँ आपको बताते चलें कि भोपाल से खबर सामने आई है, जहां निजी आवास लीज पर लिए जाएंगे और उसके बाद उन्हें सरकारी कर्मचारियों को दिया जा सकता है। दरअसल सरकारी मकानों की कमी को दूर करने के लिए ये योजना बनाई गई है, जहां पर जो खाली पड़े निजी आवास हैं उन्हें सरकार लीज पर लेगी और उसके बाद उसे किसी भी सरकारी कर्मचारी को उपलब्ध करवाया जाएगा कुछ समय के लिए। और सरकारी आवासों में कमी को लेकर सरकार की तरफ से ये बड़ी रणनीति तय की गई है, जिसके आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धर्मेंद्र वर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ विस्तार से जानकारी है, बताएं। देखिए, भोपाल का जैसे विकास हुआ, विकास के साथ ही यहाँ पर स्मार्ट सिटी बनने का जो प्रोजेक्ट था वो पास हुआ, लेकिन स्मार्ट सिटी बनने के लिए जितनी जमीन की आवश्यकता सरकार को थी उतनी जमीन पर सरकारी मकान बने हुए थे, जो कि तोड़ दिए गए। सरकार ने सूचना दी, मकान तोड़ दिए हैं, लेकिन अब बड़ा सवाल आज की स्थिति में ये खड़ा हो गया है कि आखिर वो जो सरकारी मकान में रहने वाले जो कर्मचारी थे वो कहाँ जाएं? क्योंकि कईयों के पास मकान नहीं है, कई किराए के मकान में रह रहे हैं, जो कि बुरी तरह परेशान हैं, जिसको लेकर लगातार शिकायतें हो रही थी। कई बार शिकायतें हुई, मुख्यमंत्री निवास सीएम हाउस में पहुंची, मुख्यमंत्री के पास में, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पास में शिकायतें पहुंची। इन सभी मामलों को लेकर अब एक कमेटी गठित की गई है, जिसको लेकर अब ये फैसला किया गया है कि अब सरकार लीज पर मकान लेगी, जो कि सरकारी कर्मचारियों को दिए जाएंगे। जी
तो धर्मेंद्र, कब तक के लिए सरकार ने रणनीति तय की है कि ऐसे मकानों को लीज पर लिया जाएगा? दूसरा मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि वो कौन से निजी मकान होंगे जिन्हें सरकार लीज पर लेगी? क्या ये भी, या वो लोग हैं जो लोग वहां पर रहेंगे साथ में, या फिर कहीं और रहते हैं और उनका मकान यहाँ बना हुआ है? हाँ, बिल्कुल। जो लोग कहीं और रहते हैं, मकान यहाँ पर बना हुआ है, ऐसे लोगों का जो एक कॉलोनी है, सरकार उसको लीज पर लेगी। और खासकर ये कि जैसा कि आपने कहा कि ये मकान कौन से होंगे, तो ऐसे यहाँ पर कई, भोपाल में, राजधानी में कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर मकान खाली हैं, कहीं जगह जमीन भी खाली है। तो ऐसी सूरत में सरकार या तो उन जमीनों पर मकान डेवलप करवाएगी। इन सब बातों के फैसले के लिए उन्होंने कमेटी गठित की है, जिसमें ये फैसला पूरा प्रारूप बनकर तैयार होगा और जल्द ही मीडिया के सामने आ जाएगा। तो धर्मेंद्र, पर फिर भी ये तो एक टेम्पररी सोल्यूशन हुआ कि कुछ समय के लिए ऐसे मकान लीज पर दे दिया जाएगा और उसमें सरकारी कर्मचारी रहेंगे, लेकिन जो वाकई में सरकारी आवास होंगे उन्हें बनाने को लेकर सरकार की क्या कुछ रणनीति है? क्या कोई जगह चिन्हित की गई है जहां पर निर्माण का कार्य शुरू किया गया हो? नहीं, देखिए, फिलहाल कोई ऐसी जगह चिन्हित नहीं की गई है जिसका निर्माण कार्य, जहां पर निर्माण कार्य शुरू हो सके। लेकिन कमेटी को आदेश दिया गया है कि कमेटी यह फैसला करे कि कौन सी जमीन होना चाहिए और किस तरह से एक नीति निर्धारित होना चाहिए, क्योंकि जो जहां पर मकान टूटे हैं, जो सरकारी मकान तोड़ दिए गए हैं, ये करीब 50,000 से ज्यादा थे। तो ऐसी सूरत में सरकार को अब लगातार उन कर्मचारियों की चिंता होने लगी है जो कि बेघर हो गए हैं या किराए के मकान में रह रहे हैं, जिनकी तनख्वाह ठीक है, सरकारी है वो लोग, लेकिन एक बड़ा अमाउंट उनको देना पड़ता है किराए के मकान में रहने के लिए, और साथ में अपने परिवार की परवरिश भी करना होता है, जो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है हर व्यक्ति के लिए। तो ऐसी सूरत में सरकार ने निर्णय लिया है। अभी एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी जल्दी ही पूरा नीति निर्धारण करके सरकार को सूचना देगी। धर्मेंद्र, कोई आंकड़े सामने आपके पास आ पाए हैं क्या कि कितने मकानों को लीज पर लिया जाएगा या कितने परिवार हैं जिन्हें शिफ्ट किया जाएगा उन जगहों पर? देखिए, अभी फिलहाल कोई आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन जल्दी 2 से 3 दिन में इसका खुलासा हो जाएगा। जी, चलिए धर्मेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। भोपाल से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ धर्मेंद्र जुड़े हुए थे और उन्होंने जानकारी दी है कि जो लोग, क्योंकि सरकारी आवास तोड़ दिए गए हैं किसी कारणवश, और इसीलिए जो परिवार बेघर हुए हैं और जो लोग रेंट लेकर रह रहे हैं, यानी किराए के मकान में रह रहे हैं सरकारी कर्मचारी, उन्हीं के लिए सरकार की तरफ से ये रणनीति बनाई गई है कि जो निजी आवास खाली पड़े हैं उन्हें लीज पर लिया जाएगा और वहां पर जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें शिफ्ट कर दिया जाएगा। और इसी के बाद अब जगह चिन्हित कर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी और सरकारी आवासों का निर्माण करने के लिए भी सरकार विचार विमर्श कर रही है। लेकिन फिलहाल जो फैसला सामने आया वो ये है कि भोपाल से खबर है कि यहाँ पर सरकार ने फैसला किया है कि निजी आवासों को लीज पर लिया जाएगा। और इसी बीच रुक करेंगे मिर्जापुर की ओर, जहां से खबर है कि आपको बता दें, फायर ब्रिगेड और कमिश्नर ऑफिस से ठीक सामने एक ट्रक ने मोटरसाइकिल को रौंद दिया है और रौंदते हुए ये शख्स फरार हो गया। 4 होमगार्ड, ट्रैफिक पुलिस खड़े होने के बाद भी ये ट्रक चालक इस दुर्घटना को अंजाम देता है और मौके से फरार हो जाता है। तो वहीं बाइक पर सवार 2 महिलाओं में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक चालक समेत एक महिला और बच्चा चोटिल हो गया है। आपको बता दें कि इस बात का विरोध पब्लिक ने भी वहां पर किया, जो लोग मौजूद थे वहां पर, राहगीर, लेकिन तब पुलिसिया कार्रवाई में तेजी आई और उसके बाद जाकर फरार ट्रक को पकड़ लिया गया है। और इस बीच एक बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर सपा के दफ्तर के बाहर बुलडोजर चला दिया गया है। नगर निगम ने हटाया है अतिक्रमण। और लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर बाबा का बुलडोजर चल गया है। बता दें आपको कि समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर नगर निगम का बुलडोजर चला है और निगम ने समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर की दुकानों को तोड़ दिया है। निगम ने अतिक्रमण को लेकर दुकानदारों को कई बार नोटिस दिया था और कहा जा रहा है कि नोटिस पर देने के बाद भी दुकानों को नहीं हटाया गया, इसलिए सपा कार्यालय के बाहर जो दुकानें थी उन पर बुलडोजर चला है और अतिक्रमण की कार्रवाई की गई नगर निगम के द्वारा, जहां पर इन दुकानों को हटवा दिया गया है। और खबर रायबरेली से है, जहां शासन के निर्देश पर चलाए जा रहे मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान में रायबरेली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल अवैध कच्ची शराब के खिलाफ एसडीएम सदर शिकार संखवार और सीओ सिटी वंदना सिंह के नेतृत्व में भदोकर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कबूली गांव में छापा मारा गया और बड़ी मात्रा में कच्ची शराब को बरामद कर लिया गया है। मौके से कई क्विंटल लहन भी बरामद हुआ है, जिसे
नष्ट कर दिया गया। शासन के चलाए गए अभियान के अंतर्गत दिनांक 24 अगस्त से 31 अगस्त तक विशेष रूप से अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में कल थाना भदोकर के अंतर्गत कबूलीपुरवा गांव में एसडीएम सदर और एक्साइज की संयुक्त टीम के साथ दबिश दी गई थी, जिसमें करीब 5 क्विंटल लहन नष्ट किया गया और एक जो वहाँ पर भट्टी है वो मिली थी और 20 लीटर लगभग शराब मिली थी। किसी की गिरफ्तारी हुई है इसमें? नहीं, मौके से उस समय कोई अभियुक्त नहीं मिला था। गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा अवैध मादक पदार्थों के ऊपर कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए गए और इसी के बाद भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में नौतनवा एसडीएम और आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब के उत्पादन और उसकी बिक्री पर रोक लगाने के लिए कई जगहों पर सीमावर्ती गांव में और कस्बों में देसी और अंग्रेजी शराब की दुकानों पर अभियान चलाकर छापेमारी की। हालांकि कार्रवाई के दौरान गांव में कहीं भी अवैध शराब की बिक्री या फिर उत्पादन होते हुए नहीं पाया गया। सरकारी शराब के दुकानदारों को नियम के अनुसार शराब की बिक्री करने के निर्देश भी उन्हें दे दिए गए हैं। इस समय हमारी प्रदेश सरकार के द्वारा अभियान आबकारी का चलाया जा रहा है, जिसमें अवैध शराब रोकने, उसमें किसी भी प्रकार से अवैध शराब का उत्पादन होने या जहाँ पे अवैध शराब की भट्टियाँ चल रही हों उसको तत्काल समाप्त करने आदि के संबंध में एक अभियान आबकारी टीम के साथ चलाया गया है, जिसमें हमारे नेपाल बॉर्डर से लगे गांवों में पहाड़ी टोला, बरेवा टोला, हरदी डाडी आदि अनेक स्थानों पर जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं या अन्य जगहें हैं जहाँ भी संभावना थी वहाँ पर छापेमारी की कार्रवाई की गई और साथ ही नौतनवा और सोनौली में जो हमारी दुकानें हैं वहाँ भी उन दुकानों में रखे स्टॉक का वेरिफिकेशन किया जा रहा है और किसी भी प्रकार की अभी अनियमितता यहाँ प्रकाश में नहीं आई। और अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है पटना से। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और एक बार फिर से पटना में पुलिस की अमानवीय घटना सामने आई है, जहां प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से लाठीचार्ज कर दिया गया। परीक्षा में पैटर्न बदलने का छात्र कर रहे थे विरोध, जिसके बाद वो विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए और ऐसे में पुलिस ने इन छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया है। पटना के म्यूजियम के पास प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया।